हेलो गाइस। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ ट्रेडिंग इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 14th एपिसोड में। ठीक है, ये 14वां वीडियो है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, बहुत लोग जो अगर वीडियोस देख रहे हैं वो ये सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग की बात क्यों नहीं करता है। तो भाई अभी मार्केट करेक्शन में है। ठीक है, और जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, ठीक है, मैं भी हाफ प्रोफेशनल, मतलब एक तरह से प्रोफेशनल ही मानो, फुल टाइम ट्रेडर हूँ। ठीक है, बट हाँ, जो वीडियोस देखेंगे जरूरी नहीं है कि वो प्रोफेशनल ट्रेडर हों। ठीक है, तो अभी इस मार्केट में उनके लिए क्या है, इस मार्केट में उनको बस ये करना चाहिए कि जो स्टॉक नीचे करेक्शन में मिल रहे हैं सपोर्ट पे, उसको बाई करें, होल्ड करें। ठीक है, और मैं अपना ट्रेडिंग पोजीशंस भी, मैंने क्या लिया, बेचा, खरीदा, वो भी शेयर करूँगा, करना स्टार्ट करूँगा। बट एक बार थोड़ा मार्केट ठंडा पड़ जाता है, ठीक है, ये अभी ये इन्वेस्टमेंट की वीडियोस बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अगर कोई देख रहा है तो वो सही लेवल पे खरीद पाए। ठीक है, क्योंकि इस गिरते हुए मार्केट में कहीं भी न टीवी पे न कोई यूट्यूबर इन अच्छे अच्छे शेयरों को रिकमेंड कर रहा है कि हाँ इन्वेस्टमेंट करने जाओ। ठीक है, जबकि यही सही समय है इन शेयर्स को खरीदने का। ठीक है, तो इस पर्पस की वजह से मैं ट्रेडिंग पे वीडियोस ना बना के आपको अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाह रहा हूँ, और ये लेवल्स बता रहा हूँ स्टॉक्स के। ठीक है, तो आज का हमारा जो अभी का जो मैं स्टॉक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो स्टॉक है, देख लो, एंजल वन ब्रोकिंग। ठीक है, अच्छा खासा करेक्शन पे मिल रहा है ये स्टॉक, तो इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगेन, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देख लो। ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। ठीक है, ऊपर से अच्छा करेक्शन, मंथली सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, FIITIA की म्यूचुअल फंड बाइंग देखेंगे, लार्ज कैप अगर है तो उसका स्टॉक चार्ट +25% गिरा रहेगा तभी लेंगे। ये सब तो मैं आपको बताया हूँ हर वीडियो में। ठीक है, तो अगर कोई पुराने व्यूअर्स है तो उनको समझ आ रहा है तो वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मिड कैप का शेयर ले रहे हैं तो 35 to 40% करेक्ट रहेगा, तभी मैं उसमें एंट्री बनाऊंगा। पहला एंट्री मतलब क्या, अगर मेरा कॉर्पस 1 लाख का है, इन्वेस्टमेंट मेरे को 1 लाख एंजल वन में करनी है, तो मैं अभी 35 to 40 डालूंगा। बाकी मैं रखूंगा कि अगर ये और करेक्ट हो जाए तो मैं लूंगा। ठीक है, सेम वही स्मॉल कैप के लिए 50% डाउन पे मैं पहली एंट्री बनाऊंगा, 70% डाउन पे दूसरी एंट्री बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक 70% का करेक्शन दे देते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो इसी के साथ एंजल वन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, 21,000 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। ठीक है, ROC देखो 38.7 है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। ROE 43 है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। ट्रेडिंग के रूल में ये माना जाता है कि जिसका भी ROC ROE 20 के ऊपर है वो अच्छा है। मतलब सिर्फ ROC ROE नहीं देखना चाहिए, और भी बहुत कुछ होता है, जैसे स्टॉक पी हो गया, पर उसके बाद PB रेशियो हो गया, PEG वैल्यू हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हाँ, अगर सिर्फ पर्टिकुलर ROC ROE की बात होगी तो 15 से ऊपर वाले को अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो खैर डबल है। ठीक है, अब स्टॉक पी चल रहा है 16 का। ठीक है, अगर आप इसका मीडियन पी देखोगे तो वो है 19। मतलब क्या, मार्केट ने एंजल वन को 19 के वैल्यूएशन पे करेक्टेड सही माना है। ठीक है, देखो जब जब यहाँ पे, देखो पी 10 का था तो बाउंस आया। ठीक है, बट जितना सस्ता मिलेगा उतना अच्छा होता है। ठीक है, उसी तरह से ये मीडियन पी 19 है। मतलब जब जब स्टॉक का ये पी, ये 19, स्टॉक पी 19 होता है, तब तब मार्केट इसको करेक्टेड और सही वैल्यूएशन पे मानता है। ठीक है, तो अभी ये मीडियन पी 19 है, मतलब, और ये चल रहा है 16। मतलब क्या, स्टॉक अपने नॉर्मल वैल्यूएशन से सस्ता ट्रेड कर रहा है। ठीक है, स्टॉक अपने वैल्यूएशन से, अगेन स्टॉक अपने वैल्यूएशन से सस्ता ट्रेड कर रहा है। अब एंजल वन क्या है, एक तो ब्रोकर है, दूसरा अभी इन्होंने एडवाइजरी वाला भी इनका अपना कंपनी खोल रखा है, जिसमें ये कंपनी को NBFC बन गए हैं। ठीक है, जिसमें ये म्यूचुअल फंड
और फलाना ढिमकाना जो म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीएफ का इन्वेस्टमेंट एडवाइस हो गया, वो सब देते हैं जिनके लिए ये पैसे चार्ज करते हैं। जैसे कि मोतीलाल ओसवाल हो गया या फिर आनंद राठी वेल्थ हो गए, इन सब के जैसा ये फुल्ली फ्लेज्ड काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। ठीक है, तो ये स्टॉक पी पे शेयर सस्ता है। ठीक है, अब देखो कंपनी डेट फ्री है। ठीक है, इसका सीएजीआर देखो 69 का है लास्ट 5 इयर्स का, आरओई 45 का है लास्ट 3 इयर्स का। ठीक है, तो ठीक है, चलो अब देखो, अगर आप इसमें वैल्यूएशन वाइज चेक करोगे तो सबसे सस्ता है आईआईएफएल कैपिटल। ठीक है, तो वो उतना भी पॉपुलर नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। ठीक है, उसका भी बिजनेस एंजल वन के तरह टर्म होता है ना, वे स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर आता है मोतीलाल ओसवाल, ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है, मोतीलाल ओसवाल एक अच्छी कंपनी है, बट अगर आप मोतीलाल ओसवाल का चार्ट देखोगे, ठीक है, मोतीलाल ओसवाल क्या है, टॉप पे बैठा है, करेक्शन में नहीं है। देख रहे हो इतनी बड़ी मंथली चार्ट में, इसमें जो रैली शुरू हुई 145 से, तो वो इसको 900 पे ले गई है। ठीक है, तो ये अभी करेक्शन में नहीं है। तो जो स्टॉक करेक्शन में नहीं है, मेरे को नहीं पता, मेरे मैं ये हो सकता है ये यहाँ से ब्रेकआउट करके 2000 चला जाए। ठीक है, बट ये बात का एश्योरिटी नहीं है। हो सकता है मैं यहाँ पे ये सोच के कर दूँ कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाए 30%, फिर मैं क्या करूँगा? इसलिए हम लोग करेक्शन पे लेंगे। तो उस थीसिस पे एंजल वन अभी मेरे लिए एक अच्छी बेट है, और ये सस्ता भी चल रहा है। मीडियन पी 19 है, इसका पी चल रहा है 60। ठीक है, तो ये सस्ता चल रहा है। अब इसका देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, अभी देखो एक डिप आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ठीक है, 672 था, अब 496 हो गया है। ठीक है, ये एक यहाँ पे हल थोड़ा सा मेजॉरिटी डाउन पड़ा है। तो भाई एक चीज जान लो, कंपनीज के प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 296 था, ये 266 हो गया, तो क्या शेयर बर्बाद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ देखो 386 का 320 हो गया, तो क्या शेयर बर्बाद हो गया? नहीं, बस उसी तरह यहाँ देखो 530 का, लगता है मेरा बैटरी डाउन है, चलो कोई नहीं, 530 का 470 हो गया, तो क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं, फिर उसने रिबाउंड मारा और 470 का 472 हो गया। तो मेजॉरिटी देखना ये है कि क्या इसका बिजनेस खराब हो रहा है? नहीं। अगर आप ये मानते हो कि स्टॉक मार्केट इंडिया में और ग्रोथ करेगा, अभी ओनली एंड ओनली 8% लोग हैं इंडिया के जो स्टॉक मार्केट में हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये ग्रो करेंगे, कुछ लोग एंजल में भी अकाउंट खोलेंगे, तो इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, प्लस इन्होंने एडवाइजरी सर्विस भी चालू की है। ठीक है, तो अगर आपका अकाउंट ग्रो में है और आप एडवाइजरी सर्विस एंजल वन से लेते हो, तो क्या एंजल वन को बेनिफिट नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे इनके ये चल रहे हैं। ठीक है, अभी देखो ईपीएस भी डाउन है, चूंकि अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही डाउन है, तो फिर ये ईपीएस ओपीएस का इतना नहीं होता है। ठीक है, बट हाँ मेरा ये मानना है कि ये ग्रोथ करेगा। ठीक है, आप देखो बीएसई बढ़ रहा है, आनंद राठी वेल्थ बढ़ रहा है, तो इसके सेक्टर के जितने शेयर हैं वो सब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये भी जाएगा। ठीक है, ये है। इसमें मेरे को एक चीज़ जो खराब लगी, मैं रिजल्ट्स पे उतना कंसर्न नहीं हूँ। अगेन मैं इसके रिजल्ट्स को देख के उतना, अभी देखो इसका नया Q2 का रिजल्ट्स आया है, अभी का क्वार्टर, जो कि अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। ठीक है, अभी जनवरी क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं वो पिछले बार से शायद 8% ऊपर आए हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। एक बार रिजल्ट्स को भी एक बार आप देख सकते हो। एंजल वन, देखो यहाँ पे देखो, एंजल वन FY25 रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस 8% टू 281 करोड़। ठीक है, तो इस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट इंक्रीज होकर 8% से बढ़ा है। ठीक है, 8% से इनका प्रॉफिट इस क्वार्टर में बढ़ा है। तो यही होता है, ऊपर नीचे चलते रहेगा। जब शेयर करेक्टेड मिले, तो अगर ये रिजल्ट्स खराब आ रहे होते
और स्टॉक ऊपर रहता तो मेरे को टेंशन रहती। अगेन अगर रिजल्ट्स खराब आते और स्टॉक टॉप पे रहता तो मेरे को टेंशन होती, पर ऐसा नहीं है। स्टॉक नीचे है, रिजल्ट्स थोड़े से खराब हैं, मिक्स हैं, और अभी फिर पिछले क्वार्टर से अच्छे हैं, तो फिर ठीक है। क्यों, अब बताता हूँ। देखो, मैंने फिर बोला, फिर से मैं वही बोलूँगा कि अगर स्टॉक 4000 पे रहता और इसके रिजल्ट्स खराब आते तो मेरे को टेंशन होती कि नहीं स्टॉक गिरेगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, स्टॉक करेक्शन में है और रिजल्ट्स में हल्का डैमेज है। पिछले क्वार्टर दिसंबर के रिजल्ट्स खराब आए तो देखो वहाँ टॉप से एंजल वन में करेक्शन भी है। ठीक है, तो अगर खराब रिजल्ट्स पे स्टॉक करेक्ट हो गया है, 37% का करेक्शन है टॉप यहाँ इस छोटे से टॉप से, तो अगर स्टॉक करेक्शन कर दिया है तो फिर मेरे को टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो वैल्यूएशन मैनेज है। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो ये है, अब इसमें जो मेरे लिए एक टेंशन वाली बात है वो ये है कि प्रोमोटर्स देखो अपना स्टेक बेच रहे हैं, एफ आई आईज भी बेच रहे हैं और डी आई आईज भी बेच रहे हैं। ठीक है, और वो माल पब्लिक के पास आ रहा है। ठीक है, वो माल 5% देखो यहाँ पब्लिक के पास आ चुका है। ये एक कंसर्न वाली बात है, जबकि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। अगेन कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, पर प्रोमोटर्स और डी और एफ अपना स्टेक बेच रहे हैं। इस बात पे क्या है, मेरे को इसका नहीं समझ आ रहा है इस चीज में। ठीक है, ये एक डिमेरिट्स है कंपनी में अभी फिलहाल के लिए। हो सकता है जब ये थोड़ा वैल्यूएशन से और कंफर्टेबल हो जाए तो यही एफ आई आई डी आई आई इसको खरीद ले। इसलिए ये एक रिस्की बेट है। अगेन मैंने आपको डीमार्ट बोला लेने के लिए, वो लार्ज कैप है, वो सही है। हीरो मोटो सही है, कॉनकॉर्ड भी मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, टाटा एलेक्सी का भी वीडियो मैंने बनाया है, वो भी सही है। पर यहाँ पे जो पब्लिक की होल्डिंग है 39% जो कि बढ़ रही है, ये एक डिमेरिट्स है अभी के लिए। ठीक है, अब जिनको लगता है कि वो ये रिस्क नहीं ले सकते हैं वो ये शेयर ना करते। हाँ, जो थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हैं, जिनको इस बिजनेस पे भरोसा है, जैसे कि मैंने आज ही इसे 2282 के लेवल पे खरीदा है, वो भी मैं बताऊंगा क्यों। ठीक है, तो वो इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगेन अब ये क्यों, तो अब देखो, स्टॉक एक बहुत बड़े बुल रन में था। ठीक है, लॉन्च हुआ 2020 में, आईपीओ आया, उसके बाद ये तगड़ा बुल रन में था स्टॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लिया 1889 पे अप्रैल में, नीचे गिरा, फिर आया साइडवेज होके ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद इसने रिटेस्ट नहीं किया है, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट नहीं किया था और ये 2000 से सीधा 4000 की तरफ बढ़ गया। पिछले जुलाई से सितंबर के बीच में, अगस्त में इसने रिटेस्ट किया, ऊपर आया, और अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े से डाउन आए तो ये फिर नीचे आ गया। ठीक है, तो अभी क्या है, कंपनी मेरे को, मैं अपनी पर्सनल बात करूंगा, कंपनी मेरे को सही लग रही है, आगे का ग्रोथ है, कंपनी एक्सपैंड भी कर रही है फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, और बहुत पुरानी कंपनी भी है, ये लिस्ट हुई है 2020 में, पर ये उससे पहले से काम कर रही है। तो अभी क्या है कि मेरा जो फंडा है 40% डाउन का, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। अपने हाई से स्टॉक अभी 40% डाउन है। ठीक है, 2282 पे मैंने खरीदा है तो 40% डाउन है। तो मैं यहाँ पे एक इंस्टॉलमेंट मैंने ले लिया है और अगला इंस्टॉलमेंट मैं लूंगा 2000 के आसपास, अगर ये मिलता है तो। जब ये 2000 के आसपास अगर आएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, बट अगर आता है तो ये वहाँ से 47% मतलब 50% का करेक्शन रहेगा इस पे, तो मैं एक इंस्टॉलमेंट और लूंगा। अगेन एक रिस्की कंपनी है, कंपनी का बिजनेस सही है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। ठीक है, डेट फ्री है, कंपनी के बिजनेस में एक्सपेंशन भी हो रहे हैं। बट ये जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है, एफ की होल्डिंग कम हो रही है और पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है, ये ही एक डिमेरिट मेरे को इस शेयर में दिख रहा है, जो कि एक निगेटिव है। ऐसा क्या है कि प्रॉफिट कमा रही कंपनी के प्रोमोटर्स या फिर एफ आई आई डी आई शेयर को बेच रहे हैं। ठीक है,
तो ये एक रिस्की कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ रिस्की इन्वेस्टर्स इसको देख सकते हैं। अब इसमें सिनेरियो, मैं इसमें इंटरेस्टेड क्यों हूँ? एक बार रिटेस्ट किया, दूसरे बार ये रिटेस्ट करके अगर ये बाउंस देता है तो पहला ये तो 50% मेरे लिए करेक्टेड है। दूसरा, अगर ये बाउंस देगा तो ये जिस दिन 4000 निकालेगा तो फिर ये 8000 से 9000 की तरफ जाएगा, वो बात की बात है। ये अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो फिर इसका अगला सपोर्ट 1400 पे आता है और फिर आता है 985 पे। ठीक है, तो अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ खरीदने के लिए। जो मेरी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो मैं रखे रहूँगा, पर मैं नया इसमें कुछ भी ट्राई नहीं करूँगा, फिर मैं इस पोजीशन को छोड़ दूंगा। ठीक है, ये रहेगा फिलहाल के लिए। ऊपर से ये 50% करेक्टेड रहेगा। ठीक है, और हाँ, ये आप लोग जो ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, उसका बेनिफिट भी इसको मिलेगा। ठीक है, तो ये है, स्टॉक में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं मेरे को। इसकी बस ये प्रोमोटर और एफआईआई होल्डिंग्स देख के ही ना थोड़ा सा मैं अपसेट हूँ, क्योंकि मेरा वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स रहा है। ठीक है, जब से मैं मार्केट में आया हूँ तब से। तो ये करेक्शन के बाद से उतना मेरे को समझ नहीं आया था, पर हाँ, अब ये इस लेवल पे है कि मेरे मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, ठीक है, कंपनी अच्छी है। बस ये प्रोमोटर एफआईआई की होल्डिंग का चक्कर समझ आ जाए तो फिर कोई बात नहीं है। ठीक है, ये है। अब प्राइस एक्शन वाइज देखो, यहाँ पे सपोर्ट है और सपोर्ट पे ये 50% का करेक्शन भी शो करेगा। ठीक है, मंथली सपोर्ट पे ये 50% करेक्टेड रहेगा, बस इस व्यू पे। और मेरे को ये भरोसा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। इस व्यू पे मैं यहाँ पे पैसे लगाऊंगा। अभी लिया है मैंने 2282 पे। बाकी मैं 2000 के आसपास अगर ये आता है तो एक इंस्टॉलमेंट और बाई करूंगा और फिर इसको 5 साल के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, 5 साल के लिए छोड़ दूंगा। इस कंपनी में बाउंसेस भी बहुत क्विक आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, लास्ट बार जब ये आया था इस मंथली सपोर्ट पे, ठीक है, 2000 पे, तो 1 2 3 महीने में ही इसने 3300 चला गया था। ये 3 मंथ में ही स्टॉक 3300 चला गया था। मतलब स्टॉक में क्विक बाउंस आते हैं। तो जितना क्विक बाउंस देखो, 62% का बाउंस आ गया था बॉटम से, मंथली सपोर्ट से। इसीलिए मंथली सपोर्ट ज़्यादा काम करता है। मैं मंथली सपोर्ट पे ही कोई शेयर लेना पसंद करता हूँ। ठीक है, और अभी उतना ही तेज करेक्शन आ रहा है। तो जो रिस्की इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे एक लॉट ले सकते हैं, 40% डाउन है, बचा हुआ वो 2000 के आसपास में। जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी से दूर रहें फिलहाल। जो सेफ इन्वेस्टर्स हैं वो इस कंपनी से दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोमोटर और एफआईआई के हाथ से शेयर्स निकल के पब्लिक के हाथ में आ रहे हैं, बस इस एक कारण से। ठीक है, मेरे साथ अभी कैसा है, मैं इसमें 1 लाख डालूंगा। अभी मैंने 70 डाले हैं, बचा हुआ मैं 20 2000 पे डालूंगा। अगर ये मेरे डूब भी जाएंगे तो मेरे को कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरे फाइनेंशियल गोल पे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई इसको लेना चाहता है तो वो इतने ही अमाउंट का ले कि अगर वो डूब जाए, ठीक है, तो उनके, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर हाँ, अगर कुछ वैसा सिनेरियो बन जाता है तो उनके फाइनेंशियल गोल्स पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, बस एक वजह से, क्योंकि प्रोमोटर्स अपना हिस्सा, आगे दिखाता हूँ मैं। 35 38 के प्रोमोटर्स 35 हुए, 15 के एफआईआई 12 हो गए, 14 के डीआईआईज 12 हो गए। मतलब प्रोमोटर ने बेचा, एफआईआईज ने बेचा, डीआईआईज ने बेचा, और सारा किसने खरीदा? 34 के पब्लिक 39 हो गए। ठीक है, प्लस देखो यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी बढ़ रहे हैं, जो कि एक निगेटिव होता है। पहले देखो 42% पब्लिक थी, जिसके 42% शेयर मात्र 1,11,000 लोगों के पास थे। ठीक है, अब 39% पब्लिक होल्डिंग है, पर वो 3,81,000 लोगों के पास है। ठीक है, तो ये दोनों कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों अगर सेफ बेट हो तो ये दोनों कम होने चाहिए, पब्लिक और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्लियर दिख रहा है कि बिग हैंड्स इसमें से स्टेक थोड़े थोड़े करके बेच रहे हैं, जिसमें प्रोमोटर है, एफआईआई है और डीआईआई है, और वो पब्लिक के हाथ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो पिछले 2 क्वार्टर में, जून और सितंबर में देखो क्या हुआ। 35 था तो प्रोमोटर स्टेबल थे, पर यहाँ देखो 15 का 12 हुआ, मतलब 2% इन्होंने बेचा,
14 का 12 हुआ, 2% इन्होंने बेचा और देखो 36 का 39 हुआ, वो 4%, वो दोनों का 2-2% स्टेक जो बिका वो पब्लिक ने खरीद लिया। ठीक है, तो ये निगेटिव होता है। अगर वो लोग माल बेच रहे हैं और ये पब्लिक खरीद रही है तो ये थोड़ा सा निगेटिव सिनेरियो क्रिएट करता है। ठीक है, मैं चूंकि रिस्की इन्वेस्टर हूँ तो मैं इसको ले रखा हूँ अभी और नीचे और लूंगा एक लॉट में और उसके बाद मैं भी रुक जाऊंगा। ठीक है, बट यही अगर 15% से 12 ये होता पर पब्लिक पर डी आई आई 14% से 16 हो जाते तो मैं समझता कि एक्सचेंज जो बिग हैंड्स हुआ है, मतलब डी आई आई से माल निकल के एफ आई आई के पास आया तो मेरे को उतनी टेंशन नहीं रहती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन की बात है। तो अगेन जो रिस्की इन्वेस्टर हैं वो लेंगे, जो सेफ इन्वेस्टर हैं वो इस कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और ऐसे ही कोई और वीडियोस चाहिए तो बताना कमेंट में, मैं बना दूंगा, या फिर मेरे भी खुद के भी ऑब्जर्वेशन में कोई अच्छा शेयर जो कि डाउन मिलेगा तो मैं उसकी वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर डालूँगा। ठीक है, बाकी मैंने पीछे में 6-7 अच्छे-अच्छे स्टॉक्स का वीडियो डाला है जो एंजल वन से फिलहाल अच्छे कंडीशन पे हैं, तो आप चाहे तो उनको देख सकते हो, कंसिडर कर सकते हो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जिसमें आपका विजन 5 साल का होगा। चलो, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।